प्लीज मुझसे दूर रहिए। वह कबीर सिंघानिया की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। ए लड़की, ज्यादा ड्रामा किया तो बहुत पछताओगी। मैं आज की रात के लिए पूरे पैसे दे चुका हूँ, इसलिए अब मुझे रोकने की कोशिश मत करना। कमरे में हल्की सी धुंधली रोशनी थी। कबीर सिंघानिया फिर किसी लड़की को लेकर आया था, बस अपने हवस के लिए। लेकिन पूरी रात वह लड़की दर्द से तड़पती रही और वह बार बार कहता रहा, जैसे तुम पहली बार किसी मर्द के पास आई हो, ऐसा नाटक कर रही हो। तेरा तो काम ही यही है। अपना काम खत्म करके कबीर बेफिक्र होकर सो गया। पर सुबह जब उसकी आँख खुली तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिस्तर पर बिछी चादर उस लड़की के कुंवारेपन की गवाही दे रही थी, जबकि वह पहले भी कई बार उसके साथ रात बिता चुका था। उसे समझ नहीं आया ये क्या हुआ है। वह लड़की कमरे में नहीं थी। वह जैसे ही बाहर आया तो सोफे पर बैठी लड़की को रोते हुए देखकर उसका दिल बैठ गया। शराब के नशे में वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। अब सब खत्म हो चुका था। कबीर बड़बड़ाने लगा, जमुना बाई, तुम्हारी रानी ने तो मुझे दीवाना बना दिया है। उससे कहो मेरे साथ चले। उसकी आंखों के सामने रानी का चेहरा घूम रहा था, वही रानी जिसे वो कई बार अपनी हवेली में ला चुका था। जमुनाबाई मुस्कुराई और बोली, आपकी नजर लग गई मेरी रानी को। किस्मत वाली है जो आपको पसंद आ गई। कबीर ने कहा, आज रात की कीमत बताओ। वह महीनों से उसी कोठे पर जाता था और हर बार सिर्फ रानी को ही मांगता था। जमुनाबाई ने कहा, 2 लाख। कबीर सिंघानिया ने जेब से नोटों के बंडल निकाले और जमीन पर फेंक दिए। फिर जमुनाबाई ने रानी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। रानी घूंघट ओढ़े बाहर आई। ये देखकर कबीर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उस वक्त वह नशे में था। उसने उसका हाथ पकड़ा और गाड़ी तक ले आया। गाड़ी में बैठाकर खुद ड्राइव करने लगा। उसकी आंखें धुंधली थी, पर फिर भी वो गाड़ी चला रहा था। रानी ने डरते हुए कहा, गाड़ी धीरे चलाइए, मुझे डर लग रहा है। अगर एक्सीडेंट हो गया और मैं मर गई तो? कबीर बोला, मैं ऐसे ही गाड़ी चलाता हूँ। नशे में भी कभी किसी को टक्कर नहीं मारी। जब वो बंगले के सामने पहुंचा तो हॉर्न बजाया। चौकीदार ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही कबीर सिंघा ने गाड़ी से नीचे उतरा, रानी भी गाड़ी से उतर गई। उसने रानी का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गया। कमरे का माहौल शांत था, जैसे किसी सपने की दुनिया हो। जब से कबीर के पिता का देहांत हुआ था, उसके भीतर का डर जैसे खत्म हो गया था। पिता के रहते वह एक शब्द बोलने से भी डरता था। जब उसके पिता उसे नाम लेकर बुलाते तो उसके दिल की धड़कन धीमी हो जाती थी। वो उनका कारोबार संभालता था, लेकिन एक एक पैसे का हिसाब उसे अपने पिताजी को देना पड़ता था। चाहकर भी वह कभी अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं जा पाता था और ना ही अपनी मर्जी से कोई काम कर सकता था। लेकिन 6 महीने पहले उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। शुरू में कबीर को बहुत दुख हुआ। वह बहुत रोया भी। आखिर पिता थे, प्यार तो करता ही था वो अपने पिता से। मगर 1 महीने बाद जब उसे असली आज़ादी का स्वाद मिला, जब सारे बैंक खाते उसके नाम हुए, सारे फैसले उसके हाथ में आ गए, तब पहली बार उसे लगा कि ये तो असली जिंदगी है। उसने अपने दोस्तों के साथ जमकर पार्टी की, ऐश की और पैसा पानी की तरह बहाया। उसके पास अपने पिता की कमाई का ढेर सारा पैसा था। जब दोस्तों को पता चला कि अब कबीर अकेले फैसले लेने लगा है, तो उन्होंने उसे कोठी का रास्ता दिखाया। पहली बार जब वो रानी के पास गया था तो उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसने आज तक किसी लड़की को ठीक से देखा तक नहीं था। पिता की सख्त निगरानी के नीचे वो किसी लड़की की और देखने की हिम्मत तक नहीं कर सकता था। और अब जब पहली बार किसी लड़की के साथ एक ही कमरे में रात बितानी थी, तो एक मर्द होकर भी वह बहुत घबराया हुआ था। लेकिन रानी ने उसकी सारी झिझक पहली रात में ही खत्म कर दी थी। उसने कबीर को समझाया, संभाला और उसका डर दूर कर दिया। रानी के बाद भी उसके पास कई मौके आए, मगर वो कभी किसी और लड़के के पास नहीं गया, या यूं कहे
कि उसके अंदर उतना साहस ही नहीं था। अपना बिजनेस वो बहुत अच्छे से संभालता था। उसके पिता ने उसे अच्छी ट्रेनिंग दी थी। कबीर अपने काम में कभी कोई लापरवाही नहीं करता था। शादी का उसका कोई इरादा नहीं था, क्योंकि अभी तो उसने जिंदगी जीना शुरू किया था। उसका मन बस यही चाहता था कि वह अपनी जिंदगी को खुलकर जिए। पिता ने उसे हमेशा सही गलत पुण्य पाप के दायरे में बांधकर रखा था, लेकिन अब जब उसे आज़ादी मिली थी तो उसे किसी भी बात की परवाह नहीं थी। ना कि यह कि क्या पाप है और क्या पुण्य, लेकिन आज की सुबह ने उसका सब कुछ हिलाकर रख दिया था। कल रात रानी का बर्ताव कुछ अलग था। आमतौर पर वह कभी भी कबीर को नहीं रोकती थी, हमेशा उसका पूरा साथ देती थी। लेकिन इस बार उसका विरोध साफ दिख रहा था। कबीर जितना जिद करता वो उतना ही पीछे हटती। वो बार बार यही कह रही थी, मुझे मत छुइए, पीछे हटिए। कबीर को गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, तो अब क्यों इतना नाटक कर रही है। वो तो सुकून की तलाश में उसे यहाँ लाया था, ना कि बहस और झगड़ा करने के लिए। लेकिन जब सुबह उसकी आँख खुली और बिस्तर की चादर पर नजर पड़ी तो उसकी हालत खराब हो गई। जो उसने देखा वह यकीन करने लायक नहीं था। उसका दिमाग चकरा गया। वह तेजी से कमरे से बाहर निकला और जैसे ही बाहर आया तो वह पूरी तरह हैरान रह गया। सामने रानी नहीं, कोई और ही लड़की थी। वो बहुत ही कम उम्र की थी, बस 18 से 19 साल की। उसके बाल गीले थे। वो बार बार नजरें चुरा रही थी और उस वक्त वो नाइट सूट पहने हुए थी। कबीर उसके पास आया और पूछा, तुम कौन हो? लड़की बोली, आप ही मुझे अपने साथ लेकर आए थे। कबीर चौंक गया, मैं तो रानी को लेकर आया था। लड़की बोली, रानी ने मुझे अपने कपड़े पहनाकर भेज दिया, वो खुद नहीं आना चाहती थी। लड़की अब भी बार बार नजरें झुका रही थी। कबीर का दिमाग घूम गया था। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सपना नहीं है, जो सामने था वो हकीकत थी। और सच ये था कि वह लड़की रानी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वो बुदबुदाया, जमुना बाई ने तो बताया ही नहीं कि कोई कुंवारी लड़की भी वहां आ गई है। आमतौर पर तो वो ऐसे मामले में बहुत ज्यादा पैसे लेती है। तभी वह लड़की बोली, देखिए, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूं। कबीर उसकी बात सुन भी रहा था और एकटक उसे ऊपर से नीचे तक देख भी रहा था। उसे रात की बातें याद आ रही थी। बेशक वह शराब के नशे में था, लेकिन जब वह अपनी सारी दीवानगी उस पर लुटा रहा था, वो पल अब भी उसकी आंखों के सामने ताजा थे। कबीर चौंक कर बोला, अच्छा तो तुम कह रही हो कि तुम वैसी लड़की नहीं हो, तो फिर तुम कोठे पर क्या कर रही थी? और जब मैं तुम्हें वहां से गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आया तो उस वक्त तुमने कोई विरोध क्यों नहीं किया? आमतौर पर जब किसी लड़की को जबरदस्ती कहीं ले जाया जाता है तो वह चिल्लाती है, लड़ती है, रोती है, लेकिन तुम तो आराम से मेरे साथ बैठकर चली आए। रात को भी तुमने कोई खास विरोध नहीं किया। अब मेरे सामने मासूम बनने का नाटक मत करो। कबीर की बात सुनकर सरस सहम गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह रो पड़ी। कबीर थोड़ा दूर जाकर सोफे पर बैठ गया। सरोज बोली, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं सच कह रही हूं। मैं बहुत डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, और आपने रात भर मेरे साथ जो किया, आपने मेरी इज्जत को रौंद डाला। अब वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी। उसकी हालत देखकर कबीर थोड़ा असहज हो गया। उसके चेहरे से लग रहा था कि यह लड़की वैसी नहीं है जैसा उसने सोचा था। कबीर खुद उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की से कैसे बात करें, कैसे उसे समझाएं। वो धीरे से बोला, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? लड़की बोली, मैं घर से भाग गई थी। कबीर ने सामने रखे सिगरेट के पैकेट से एक सिगरेट निकाली, उसे होठों में दबाया और लाइटर से जलाकर एक गहरा कश लिया। फिर बोला, ओ अच्छा, तो फिर वही कहानी, किसी लड़के से प्यार की, फिर वह तुम्हें धोखा देकर छोड़ गया, या शायद पैसों के लिए कोठे पर छोड़ गया। ये सब सुन सुनकर मैं थक गया हूँ। धुआं हवा में छोड़ते हुए
उसने उसकी तरफ देखा। लड़की जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मैं किसी से प्यार व्यार नहीं करती थी। मैं अपने चाचा के पास रहती थी। माँ बाप का देहांत हो गया था। चाचा मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करना चाहते थे, लेकिन मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। ये सुनते ही कबीर चौंक गया। उसने फिर गौर से उसकी ओर देखा और कहा, तुम पहले से ही शादीशुदा हो? मुझे यकीन नहीं होता। लड़की बोली, मैं कह रही हूं ना, मैं शादीशुदा हूं, तो आप मानते क्यों नहीं? कबीर ने फिर सिगरेट का कश लिया और पूछा, तो फिर अपने पति के पास क्यों नहीं रह रही हो? वो लड़की धीरे से बोली, मैं नहीं जानती कि मेरा पति कहाँ है, कौन है। उसी को ढूंढने के लिए तो मैं शहर आई थी। लेकिन जैसे ही शहर आई, जमुनाबाई की गाड़ी से टकरा गई। वो मुझे जबरदस्ती अपने कोठे पर ले गई। वो बहुत बुरी औरत है। बार बार मुझसे कहती थी, यहाँ के तौर तरीके सीख लो, पर मैं ये सब कर ही नहीं सकती थी। उसकी आंखें भर आई। मैंने उसे बताया भी था कि मैं अपने पति को ढूंढने आई हूँ, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। हाँ, रानी अच्छी लड़की है। मैं 2 दिन से रोती रही और रानी के ही कमरे में छिपी रही। वो रुकी, फिर कहने लगी, जब आपने रानी का सौदा किया तो रानी बोली, ये लड़का अच्छा है, ये तुम्हारी मदद करेगा। ऐसा करो, मेरे कपड़े पहन लो और उसके साथ चली जाओ। पर आपने तो मेरी कोई बात सुनी ही नहीं। उसकी आवाज टूटने लगी। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। भगवान के लिए मुझे वापस वहां मत छोड़िए। अब वो हाथ जोड़कर रोए जा रही थी। वह लड़की सचमुच भोली और मासूम लग रही थी। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें और क्या ना करें। रात को वह शराब के नशे में था। उसे ये भी साफ दिखा नहीं था कि उसके साथ रानी थी या कोई और, लेकिन ये सच था कि उस रात उसे बहुत सुकून मिला था। वो लड़की उसे रानी से भी अच्छी लगी। पर कबीर ये भी जानता था कि जमुनाबाई से उलझना आसान नहीं है। वो बहुत चालाक और खतरनाक औरत थी। वो लड़की अभी भी हाथ जोड़े रो रही थी। मुझे वहां मत छोड़िए, मैं आपके घर में काम कर लूंगी। झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कपड़े धोना सब कुछ कर लूंगी। बस मुझे वापस मत भेजिए। ना जाने क्यों कबीर को उस पर तरस आ गया। उसी वक्त उसके मोबाइल पर जमुनाबाई का फोन आया, जैसे उसे पहले से ही सब पता हो। वह बोली, गलती से दूसरी लड़की आपके पास पहुंच गई थी, उसे वापस छोड़ाइए। वैसे तो मैं इसकी 6 लाख लेने वाली थी, क्योंकि वो पूरी तरह कुंवारी है, लेकिन जब आपके साथ सौदा तय हो गया था, इसलिए मैं अब ज्यादा नहीं मांगूंगी। जैसे उसे इस बात का अफसोस हो रहा हो। कबीर ने गहरी सांस ली और कहा, देखो, मुझे ये लड़की पसंद आ गई है। इसकी कीमत बता दो, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। जमुनाबाई गुस्से में बोली, लेकिन मैं इसे बेचना नहीं चाहती। अभी तो इसकी उम्र ही क्या है, पूरा जवानी का दौर पड़ा है उसके सामने। जौनाबाई ने गुस्से में कहा, आप मेरी लड़की को वापस छोड़ाइए। लेकिन कबीरा पहले जैसा नहीं था। उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, वो लड़की खुद मुझे बता चुकी है कि वो तुम्हारी गाड़ी से टकरा गई थी। अगर मैं चाहूं तो पुलिस को सब कुछ बता सकता हूं, और वो खुद भी अब तुम्हारे पास नहीं रहना चाहती। ऐसे में तुम्हारे खिलाफ केस बन सकता है। कबीर के तेवर देख जमुनाबाई का चेहरा उतर गया। वह डर गई थी। वो बोली, नहीं, प्लीज मुझ पर केस मत करना। ऐसा करो, वो लड़की तुम्हारे पास ही रहने दो। वैसे भी मेरी किसी काम की नहीं है। जब से आई है दिमाग खराब करके रख दिया है उसने मेरा। हर वक्त रोती रहती है। कोठे का माहौल बिगाड़ दिया है उसने। मुस्कुराकर कबीर ने कॉल काट दी। फिर लड़की से पूछा, क्या क्या काम कर लेती हो? वो बोली, सब कुछ आता है साहब। बर्तन मांज लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ, झाड़ू पोछा भी कर सकती हो। कबीर बोला, देखो, झाड़ू पोछा करने के लिए तो नौकरानी आती है, लेकिन वो खाना अच्छा नहीं बनाती। तुम खाना बना दिया करो और बर्तन भी धो दिया करो। वह सिर हिलाकर बोली, ठीक है साहब, जैसा आप कहे। बस एक बात कहो, क्या आप मेरे पति को ढूंढ देंगे? कबीर थोड़ा चौंका, ठीक है, नाम पता कुछ है
उसका वो धीरे से बोली, नहीं नाम तो नहीं पता, बहुत साल पहले मेरी उससे शादी हो गई थी। मैंने ना उनको देखा है ना उनका नाम मुझे पता है। अच्छा कोई पता गाँव इलाका नहीं वो भी नहीं पता। तस्वीर मैंने तो कभी उसे देखा ही नहीं। कैसे दूँ तस्वीर? मुझे तो पता ही नहीं वो कैसा दिखता है। कबीर हैरान रह गया। उसे उस लड़की की मासूमियत पर अफसोस हो रहा था। मतलब तुम्हें यह तक पता नहीं कि तुम्हारी शादी किससे हुई थी? ना नाम, ना चेहरा, ना पता, कुछ भी जानकारी नहीं है। और उसे ढूंढने शहर चली आई। ये सुनकर लड़की की आंखों से फिर से आंसू निकल पड़े। वो बोली, मैंने बताया तो था, मेरी चाची जबरदस्ती मेरी शादी करवा रही थी, वह भी एक बुढ़े से। मैं क्या करती? मजबूर होकर भाग आई। कबीर ने चिढ़कर कहा, अरे भागने से पहले पति का नाम पता तो ले आती। अब जिसे तुम खुद नहीं जानती, उसे मैं कहाँ से ढूंढूं? खैर, अभी के लिए खाना बना लो। ये कहकर वो उठकर अपने कमरे में चला गया, नहा धोकर तैयार हुआ और ऑफिस चला गया। रात को जब वापस लौटा तो फ्रेश होकर जब कबीर टेबल पर बैठा तो उस लड़की ने बिरयानी और ना जाने क्या क्या परोस दिया था। कबीर बहुत खुश हुआ। जैसे ही पहला निवाला खाया, वो उसकी तारीफ किए बिना रह नहीं सका। कबीर कहने लगा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। सरोज भी बहुत खुश हुई। वो मुस्कुराते हुए बोली, ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो इससे भी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें बनानी आती है। कबीर ने कहा, फिर तो रोज ऐसे ही खाना बनाना पड़ेगा। वह बोली, ठीक है, लेकिन कबीर ने पूछा, क्या लेकिन? वह बोली, आप मुझे थोड़ी सी तनख्वाह दिया करें। ये सुनकर वो रुक गया। उसने हैरानी से पूछा, तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है? वह बोली, मैं पैसे जमा करूंगी। अब पूरी जिंदगी मुझे आपके साथ थोड़ी ही रहना है। आप मेरे पति थोड़ी है, मुझे अपने बारे में भी सोचना है। सुना है शहर में काम करने से अच्छे पैसे मिलते हैं। कबीर ने कहा, तुम कहाँ से आई हो? वह बोली, गाँव से। उसने फिर पूछा, तुम्हारे गाँव का नाम क्या है? इस बार वह कुछ देर चुप रही, फिर किसी दूसरे गाँव का नाम बता दिया। कबीर ने उसका नाम पूछा तो वो बोली, मेरा नाम प्रिया है। उसने अपना असली नाम नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके चाचा चाची उसे ढूंढते हुए यहाँ ना पहुँच जाए। खाना खत्म होने के बाद कबीर ने कहा, इतना बड़ा घर है, तुम घर के अंदर ही किसी कमरे में सोया करो, क्वार्टर में मत सोया करो। और अगर कोई पूछे कि तुम कौन हो, तो कह देना कि मेरी कजिन हो। ये सुनकर वो खुश हो गई। सामने गेस्ट रूम था, वो वहीं जाकर सो गई। अगले दिन जब कबीर ऑफिस जाने लगा तो वह बोली, सुनिए साहब। कबीर ने पूछा, क्या है? वह बोली, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो मेरी तनख्वाह में से मुझे कुछ एडवांस दे दीजिए या फिर मेरे लिए कपड़े ला दीजिए। आप मेरी तनख्वाह में से पैसे काट लेना। कबीर ने कहा, ठीक है, ऑफिस से लौटते वक्त तुम्हारे लिए कपड़े ले आता हूँ। रात को ऑफिस से लौटते वक्त कबीर ने उसके लिए सलवार सूट लाकर दे दिए। वो बहुत खुश हो गई थी। जितनी वह मासूम थी उतनी ही भोली भी थी। एक बार कपड़े प्रेस करने वाली नौकरानी ने छुट्टी ले ली थी। कबीर ने कहा, ऐसा करो, मेरे कपड़े प्रेस करके मेरे कमरे में रख देना, मैं नहाने जा रहा हूँ। वह बोली, जी साहब ठीक है। वो जैसे ही कपड़े प्रेस करके कमरे में आई, उसी वक्त कबीर भी नहाकर तौलिया लपेटे हुए बाहर आ गया। उसे तौलिया में देखकर वो घबरा गई। जल्दी से उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और बोली, मैंने कुछ नहीं देखा, सच में मैंने कुछ भी नहीं देखा। कबीर खुद भी थोड़ा हैरान था। उसने अपने कपड़े लेते हुए कहा, जाओ बाहर। वो आंखों पर हाथ रखकर ही दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन उसकी आंखें ढकी थी, इसलिए वो सीधे दरवाजे से टकरा गई। सिर में जोर से चोट लगी, लेकिन फिर भी उसने आंखें खोली, जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। पागल, बेवकूफ, अंधी कहीं की, कबीर बड़बड़ाया। कुछ देर बाद जब वो कपड़े बदलकर बाहर आया तो वो नाश्ता लगा रही थी, लेकिन कबीर से नजरें नहीं मिला पा रही थी। कबीर ने चुपचाप नाश्ता किया और ऑफिस चला गया।
लेकिन ऑफिस पहुंचते ही उसके लिए एक और झटका तैयार था। जैसे ही वह अपने ऑफिस में दाखिल हुआ, उसके सेक्रेटरी ने कहा, सर आपके पिताजी के वकील आए हैं। कबीर ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? क्यों आए हैं? वो बोली, पता नहीं, बस कह रहे हैं कि आपसे बात करनी है। कबीर ने कहा, ठीक है, उन्हें मेरे कैबिन में भेज दो। जैसे ही वकील सामने खुर्ची पर बैठा, उसने बोलना शुरू किया, पिछले 4 महीने में आप 25 लाख रुपए बैंक से निकाल चुके हैं। कबीर के माथे पर बल पड़ गए। उसने तीखे स्वर में कहा, आप होते कौन हैं मुझसे ये पूछने वाले? वकील बोला, जहां तक मेरी जानकारी है, ये 25 लाख आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं हुए। कबीर को गुस्सा आ गया। वो बोला, आप मेरे मामलों में टांग अड़ाने वाले होते कौन हैं? वकील शांत स्वर में बोला, आपके पिताजी की वसीयत के अनुसार जितने पैसे आप खर्च कर चुके हैं, उससे ज्यादा आपको अपने अकाउंट से नहीं मिल सकते। ये सुनकर कबीर एकदम सीधा होकर बैठ गया और पूछा, क्या मतलब? मेरे बाप की वसीयत में क्या लिखा है? वकील ने कहा, कुछ साल पहले ही आपके पिताजी ने आपकी शादी अपने एक दोस्त की बेटी से कर दी थी और उन्होंने अपनी बाकी की सारी जायदाद उसी बहू के नाम कर दी है, जब तक वह आपके बैंक चेक पर साइन नहीं करेंगे। आप कोई भी अतिरिक्त रकम नहीं निकाल सकते। ये सुनकर कबीर के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। आपको बाकी खर्चों के लिए पैसे नहीं मिल सकते और जो रकम आपके कारोबार में निवेश हुए हैं, वह भी आप नहीं निकाल सकते। वकील की इन बातों ने तो जैसे कबीर के सिर पर बम फोड़ दिया था। अब वो कहाँ से ढूंढे उस लड़की को? वह तो जिंदगी में बस एक ही बार उस गांव में गया था और अब तो उसके पास उसका कोई सुराग भी नहीं था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता ने मरने के बाद भी उस पर इतनी सख्त पाबंदियां क्यों लगा दी थी। उसे याद आया कैसे उसने कुछ ही महीनों की जिंदगी ऐशो आराम से गुजारी थी और उन्हीं कुछ महीनों में पूरे 25 लाख रुपए उड़ाए थे। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। बहुत परेशान होकर वो घर लौट रहा था। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। इतने सारे नौकर जाकर रख लिए थे, उन्हें तनख्वाह कहाँ से देगा? क्योंकि जो भी आमदनी होती थी वो सीधे बैंक अकाउंट में जाती थी और अकाउंट भी उसी लड़की के साइन के बिना एक तरह से ताला बंद हो चुका था। वह लड़की जिसे उसने कभी नहीं देखा था और जो जबरदस्ती उसकी बीवी बना दी गई थी। वो घर पहुंचा और सरोज से बोला, ऐसा करो, मेरा सामान पैक कर दो, मुझे कहीं जाना है। सरोज ने चुपचाप उसका सामान पैक कर दिया। कबीर उसी गांव में जा पहुंचा, लेकिन जिस घर की तलाश में वह आया था वहाँ ताला लटका हुआ था। उसने आस पड़ोस वालों से पूछा, यहाँ के रहने वाले कहाँ गए? तो एक पड़ोसी ने बताया, जिन साहब का एक घर था उनका तो देहांत हो गया है और उनकी बेटी को उनके रिश्तेदार किसी और गांव ले गए। ये घर तब से यूं ही बंद पड़ा है, ना वह लड़की वापस आई, ना इस घर को किसी को बेचा, ना ही किराए पर दिया। उस लड़की को दोबारा किसी ने नहीं देखा। ये सुनकर कबीर अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। अब वह क्या करे? कहाँ से ढूंढे उस लड़की को? वापस लौटकर जब उसने वकील को ये सारी बात बताई तो वकील बोला, देखिए, कुछ भी करें, चाहे जैसे भी जहाँ से भी ढूंढे उस लड़की को खोजिए, वरना हालात बहुत खराब हो सकते हैं। कबीर ने एक गहरी सांस लेकर वकील की ओर देखा। वो जिस नजर से वकील को घूर रहा था, उसी तरह वकील भी उसे घूरते हुए बोला, कबीर साहब, ऐसे क्या घूर कर देख रहे हैं? क्या चल रहा है आपके इस चालाक दिमाग में? कबीर गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, देखिए वकील साहब, मेरे पिताजी आज से 7 महीने पहले ही गुजर चुके हैं और ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी है, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। और साफ लफ्जों में मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं उस लड़की को ढूंढने गया था, मगर वह मुझे नहीं मिली। अब इतनी बड़ी दुनिया में मैं उसे कहाँ से ढूंढूं? आप मेरी बात सुनिए, हम एक डील करते हैं। वकील भी आराम से उसकी बातें सुन रहा था। वकील भव सिकुड़कर बोला, बोलो क्या डील करनी है? कबीर ने कहा,